सभी का स्वागत है डीबीटी के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो सेक्शन 4 में आता है। अब जैसे देखिए डीबीटी का सिलेबस थोड़ा बहुत वास्ट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स रखा गया है। जनरली जो क्वेश्चन उतना आता भी नहीं है, तो उस टॉपिक्स को आप अगर थोड़ा ओमिट करके जो मेन फोकस है, जो बहुत बार क्वेश्चन जो पूछा गया है जिस रीजन से, जैसे उनमें से एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री के 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम काइनेटिक्स उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको देख के जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सारे कंसेप्ट रहेंगे, PYQ बेस्ड रहेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, हम लोग ये भी बात करेंगे कि 2025 के लिए आपको क्या देख के जाना चाहिए, कौन सा रीजन आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके मैं बताऊंगा कि ये रीजन आप बिल्कुल से बिल्कुल ऑमिट मत करके जाइए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कौन कौन सा एरिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में। जो सेलुलर प्रोसेस का सिलेबस है वो हम अगर थोड़ा बहुत देख ले, सेलुलर प्रोसेस में इतना ही पार्ट आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। डीबीटी का बहुत भारी सिलेबस है, जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन जो है मोरलेस जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया, सो क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होगा। सो क्वेश्चन विल बी इजी, उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। सो एज इट इज़ आपको दिख जाएगा कि जैसे MSc लेवल एंट्रेंस में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनता है। थोड़ा बहुत हम आगे जब बढ़ेंगे आपको एज इट इज़ आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया है। सो नंबर आप अगर बात करें कि क्वेश्चन कितना पूछा जाता है इस रीजन से टॉपिक वाइज, तो लगभग 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सपोज किसी रीजन से आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली एक टॉपिक से ही 2-3 सवाल पूछ लिया गया है। सो उस रीजन में भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई 2024 में ये रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2025 में ये जो अपार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स बाकी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पोर्शन एक एक करके हम चलते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे DNA रेप्लिकेशन एंड उसके साथ साथ रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन। ये जो पूरा सिलेबस है डिटेल में आप यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे एंजाइम इन्वॉल्व, रेप्लिकेशन ऑरिजिन फॉर फिटिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रेप्लिकॉन्स, DNA डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। सो पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा, कौन कौन सा एरिया है जो आपको देख के जाना पड़ेगा, एक एक करके मैं बताता हूँ। सिलेबस ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये PPT आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये PPT में आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं उसको बिल्कुल ओमिट मत करके जाइएगा। इससे बाहर 1-2 शायद अगर थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ ले, पर मैक्सिमम एरिया ये कवर कर रहा है। मैक्सिमम का मतलब मैं बोल रहा हूँ 100% पकड़ सकता है। छोटा मोटा अगर कुछ कंसेप्ट छूट गया उसको हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में बात कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट DNA रेप्लिकेशन में आप ध्यान रखिए, जब भी DNA रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़िए, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंजाइम्स के बारे में। ये एंजाइम्स जो हैं, जैसे DNA रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज काम करता है, उसके साथ साथ DNA लाइगेज काम करता है। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम जस्ट ओनली DNA रेप्लिकेशन, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े, चाहे आप ट्रांसलेशन के बारे में पढ़े। जैसे ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस क्या करता है, tRNA के साथ अमीनो एसिड को जोड़ता है। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो RDT जिसको बोला जाता है, जो DBT का वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया ऑफ क्वेश्चन जहाँ से बनता है। सो ये जो सारे एंजाइम है, इन सारे एंजाइम का काम किया जाता है। अब जो मेथड्स इन बायोलॉजी पर्टिकुलरली टूल्स एंड टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसके साथ मॉल बायो में हम लोग कवर करेंगे टूल्स एंड टेक्निक रिलेटेड टू DNA बेस्ड जो टेक्निक है, जैसे सीक्वेंसिंग हो गया, PCR हो गया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहला कि ये यहाँ से RDT में सवाल पूछा जा सकता है। जो RDT के कंसेप्ट हैं, जो दोज मैनिपुलेटिंग ऑफ DNA ओनली, आप जैसे लाइगेशन करना चाहते हैं तो DNA लाइगेज, T4 DNA लाइगेज बहुत कॉमनली यूज़ होता है। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि एंजाइम के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं अगर आपको रेप्लिकेशन में लिखे जाऊँ, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एक बार आपको रेप्लिकेशन में लिखे जाता हूँ, दैट इज़
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये रेप्लिकेशन। ठीक, अब ये पूरे चैप्टर में मैं इसी पीडीएफ से अब क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जैसे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक के केस में, यूकैरियोटिक केस में जो भी देखे, डीएनए गाइरेज, डीएनए प्राइमेज। सो गाइरेज क्या करता है, ऑब्वियसली ये जो टॉरिसिनल स्ट्रेन है उसको रिलीज करने में मदद करता है। उसके साथ साथ डीएनए प्राइमेज का काम क्या है, सो इट इज़ हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर। हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया है, क्लास में भी ये चीज़ मैं बताता रहता हूँ। आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करता है, जो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अ 3' विच ग्रुप फॉर द अटैच डीएनए न्यूक्लियोटाइड। हो गया आपका कहानी खत्म यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने में मदद करता है, सीलिंग द ब्रेक, एंड न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में जो ये लाइगेशन का मदद करता है, लाइगेज यहाँ से आता है। तो डीएनए गाइरेज, डीएनए हेलिकेज। अब और एक छोटा सा लिनिंजर का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपको अब कहीं भी अगर लिनिंजर खोलेंगे तो लिनिंजर में पहला जो रेप्लिकेशन लिनिंजर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा लिनिंजर का बुक, इसमें आप कहाँ पे जाएंगे, ये चार्ट आपको वहीं से मिल जाएगा। ये पीपीटी भी मैं चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा। दैट इज़ इन्फॉर्मेशन पाथवे। इन्फॉर्मेशन पाथवे में डीएनए मेटाबॉलिज्म। अब ये पूरे चैप्टर में से आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा मैकेनिज्म के हिसाब से अगर पढ़ना चाहते हैं। और क्या क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एंजाइम। सो प्रोटीन रिक्वायर फॉर इनिशिएट रेप्लिकेशन, एक जैसे मैंने हम ही बात किया प्राइमेज। डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज ओरी सीक्वेंस, ओपन डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट्स इन ओरिजिन। डीएनए बी, अब जैसे देखिए हेलिकेज, अभी यहाँ पे जैसे पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग टाइप में डीएनए बी, हेलिकेज आपको नहीं बताएगा, आपको बताएगा डीएनए बी बताओ। डीएनए बी का मतलब ही हेलिकेज। आधे लोग कन्फ्यूज हो, भाई हेलिकेज पढ़ के आया था, क्या पूछ ले, डीएनए सी, डीएनए बी क्या पूछा है। डीएनए सी रिक्वायर फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमेज, जैसे मैंने बात किया सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, जिसको और एक नाम लिया जाता है, दैट इज डीएनए जी प्रोटीन। सो क्या क्या मैंने अभी तक बताया, मैंने यहाँ पे नोट डाउन आपको करके बता दिया। एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, लाइगेज, प्राइमेज, एंड उसके साथ साथ बाकी जो एंजाइम्स हैं जैसे डीएनए ए, डीएनए बी एंड डीएनए जी। डीएनए जी को ही प्राइमेज बोला जाता है। सो आप कंफ्यूज मत होइए, आराम से आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात आ ही गया तो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्रिटिकल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन। अब बताइए, डीबीटी 2020 का क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया कि आपको एंजाइम के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। सो पॉलीमरेज भी चाहिए, लाइगेज भी चाहिए, हेलिकेज भी चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियस। सो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है मैंने भी उसको इंक्लूड भी कर दिया, आप एक बार जाके देख लीजिए। यहाँ पे भी 2023 का क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। हेलिकेज भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, प्राइमेज भी चाहिए, एंडोन्यूक्लियस नहीं चाहिए। एक लाइन आप यहाँ से जब लिख रहे हैं तो एक साथ लिख लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम दैट एंजाइम इन्वॉल्व, उसके फंक्शंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शंस ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। सो डीएनए रेप्लिकेशन के केस में अरेंजमेंट ऑफ व्हाट आर द प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए डीएनए पॉलीमरेज में। अब जब डीएनए पॉलीमरेज की बात होगा तो ये चार्ट फिर से लिनिंजर से उठाया गया चार्ट है, बहुत बार मैंने बात किया है। गेट सीएसआई डीबीटी सारे जो एग्जाम्स है उसमें इंपॉर्टेंट है। सेम ऊपर वाला ही चार्ट है। डीएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 मेजर पॉलीमराइजेशन एंजाइम जो कैटलिसिस में मतलब जो डीएनटीपीज को जोड़ता रहता है। सो दैट इज डीएनए पॉल 3, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वही है जैसे बैक ट्रैक करके अगर कोई गलती हुआ सो प्रूफ रीड। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। एक होता है 3' to 5'। सो हमारा पॉलीमरेज जो काम करता है 5' to 3' हमेशा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है दैट इज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब अगर कोई गलती हुआ सो दैट विल बी रेक्टिफाइड बाय दिस डीएनए पॉलीमरेज 2, जिसके पास ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है, जो इसमें भी रहता है। अब कहानी कहाँ पे आएगा, डीएनए पॉल 1 के केस में।
डीएनए पॉल 1 एक ऐसा मात्र एंजाइम है जिसके पास दोनों ही हैं, दैट इज 3' to 5' और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई पूछे दैट इज डीएनए पॉल 4 एंड डीएनए पॉल 5 के बारे में। ये भी ध्यान रखिए कि क्या क्या रोल हैं। एक जैसे जानते हैं डीएनए पॉल 4 डीएनए रिपेयर में काम करता है, एंड डीएनए पॉल 5 डीएनए रिपेयर ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, जिसको सेव आवर सोल लास्ट रिसोर्ट ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, उसमें डीएनए पॉल 5 एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। एरर प्रोन इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं रहता है। इसमें देख सकते हैं दिस डू नॉट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सो जैसे डीएनए पॉल 4 डीएनए पॉल 5 अगर सिंथेसाइज करे, गलती सुधारने के लिए इनके पास अब ऐसे मान सकते हैं इरेजर नहीं है, सो डू नॉट हैव दिस एक्टिविटी ऑफ प्रूफ रीडिंग, इसलिए इसको बोलते हैं एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन। कौन कौन कराता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज डीएनए पॉल 4 एंड डीएनए पॉल 5। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं क्लेनोफ्रैगमेंट। अब क्लेनोफ्रैगमेंट सेम जैसे मैं बता रहा हूँ, अब जब मेथड्स इन बायोलॉजी में देखेंगे, इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लेनोफ्रैगमेंट एंजाइम है। क्लेनोफ्रैगमेंट कहाँ से बनता है, डिराइव होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 से, which is enzymatically by the protease of deletion। इसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो इट हैव दिस 5' to 3' polymerase activity and it do not have 3' to 5' exonuclease activity for proofreading। it have 3' to 5' but it loses 5' to 3'। थोड़ा डायरेक्शन वाइज ध्यान रखिए क्या क्या है। सो पॉलीमरेज एक्टिविटी किस कंटेक्स्ट में, 5' 3', जो हमेशा ऑल डीएनए पॉलीमरेज के लिए होगा। एक्सोन्यूक्लियस 3' to 5' है, पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं रहता, इट लूजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेनोफ्रैगमेंट में कौन सा एक्टिविटी नहीं रहता है, दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और अल्टरनेट सब्सिक्वेंटली अगर कोई पूछे उल्टा घुमा के पूछ सकता है। क्लेनोफ्रैगमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर लिया, और हमने एंजाइम के बारे में भी बात कर लिया। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। तो मैंने अभी तक जो पॉइंट्स आपको बताया एक बार फिर से बता देता हूँ। एंजाइम हो गया, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड द डिफरेंट फंक्शन हो गया, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो गया, क्लेनोफ्रैगमेंट हो गया। अब और एक छोटा सा टॉपिक मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लाइगेज। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि कोफैक्टर रिलेटेड अगर छोटा मोटा अगर पार्ट बी टाइप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछ ले, सो पार्ट बी टाइप अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रबल दे सकता है कि पता है बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, एक बार मिस कर जाते हैं, एक बार देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे यहाँ पे फिर से वही प्रोटीन ऑफ द इकोलाई रेप्लिसोम, इस जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें लिखा है, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बी प्रोटीन दैट इज ऑल्सो नोन एज हेलिकेज, प्राइमेज डीएनए जी प्रोटीन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। डीएनए गाइडेज का क्या काम है, जिसको और दूसरा नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने में मदद करता है। सुपर कॉइलिंग, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये रहा आपका काम कि हमारा लाइगेज कैसे काम करता है। सो लाइगेज, डीएनए जो लाइगेज है, इट इज़ काइंड ऑफ, उसका जो यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्टिवेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ इकोलाई डीएनए लाइगेज रिएक्शन, एएमपी इज डिराइव्ड फ्रॉम एनएडी, the DNA ligase isolated from some viral eukaryotic use in ATP rather than NAD as they are release of pyrophosphate rather than nicotinamide mononucleotide in this step 1। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्टिवेशन वाला स्टेप है डीएनए लाइगेज में, ये क्या यूज़ कर रहा है, AMP फ्रॉम ATP और NAD+। सो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताओ डीएनए लाइगेज फ्रॉम बैक्टीरिया आर अनयूजुअल इन दैट मेनी यूज NAD एज ए कोफैक्टर। क्या मैं बात कर रहा हूँ, NAD किस हिसाब से काम करता है, कोफैक्टर के हिसाब से काम करता है। दैट यूजुअली फंक्शन इन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ AMP एक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएनए लाइगेज इज अनदर एंजाइम ऑफ डीएनए मेटाबॉलिज्म दैट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने बात किया डीएनए लाइगेज बहुत जगह काम होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए लाइगेज कैसे काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए लाइगेज, कोफैक्टर कौन करता है, दैट इज कोफैक्टर के हिसाब से NAD+ यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए, काम हो गया। उसके बाद फिडिलिटी एंड प्रोसेसिबिलिटी सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब जैसे बात हुआ फिडिलिटी के बारे में, फिडिलिटी ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है कितना एक्यूरेट है, और उसके साथ साथ होता है प्रोसेसिबिलिटी। प्रोसेसिबिलिटी मतलब काम करने, वही एक इंसान 10 दिन में
इतना काम कर सकता है। सेम तो दैट विल बी प्रोसेसिव एंजाइम। सो 2 इंसान हैं, सो इन कंटेक्स्ट 10 मिनट में इतना काम कर सकता है और ये 10 मिनट में इतना काम कर 100 RY पैरामीटर अगर सेट कर दे। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर एट पॉलीमरेज डिसोसिएट डिफाइंस इज प्रोसेसिविटी और उसके हिसाब से अब जब देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड ऑल्सो, यहाँ पे जैसे देखिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पॉल 3 है, इसलिए पॉल 3 DNA पॉलीमरेज 3 इज मेजर पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोसेसिविटी न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, सबसे ज़्यादा या मोर देन 1500, 3 से 200 सबसे लेस एफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी, प्रोब्रीडिंग एक्टिविटी में मदद करता है। आगे बढ़े, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा दैट इज़ टेलोमियर वाला कंसेप्ट, इन रेप्लिकेशन और टेलोमियर वाला कंसेप्ट। अब ये इन रेप्लिकेशन और जो टेलोमियर वाला कंसेप्ट है इसके बारे में आप यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। सो टेलोमियर का कंसेप्ट जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ ऑफ क्या है उसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है उसका नेचर, दैट इज़ राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। और ऑब्वियसली इसका जो सीक्वेंस है ये भी आप देख सकते हैं, इन प्रोटोजोआ टेट्राहाइमेना एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और एक जो साइंटिस्ट है उनको मिला था। उसके साथ साथ द स्ट्रैंड कंटेनिंग जी रिच रिपीट टिपिकली प्रोड्यूस बियॉन्ड द कॉम्प्लीमेंट्री सी रिच स्ट्रैंड TTA GGG TT GGG। सो इट इज जी रिच सीक्वेंस। उसके साथ साथ इसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी है। सो दैट इज टेलोमियर्स कंपोनेंट सर्व एज ए गाइड टू प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ द एंजाइम विच हैज़ RNA कंपोनेंट, और जो प्रोटीन कंपोनेंट है जिसके पास कैटालिटिक जो कैटालिटिक कंपोनेंट है दैट इज़ इन्वॉल्व। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे ये प्रोट्रूडिंग होगा, सो जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है, सो क्रोमोसोम जैसे आप जानते हैं कैंसर में टेलोमियर्स का एक्टिविटी ज़्यादा पाया जाता है, सो ये इमोर्टल हो जाता है। सो जो स्टैंड डिग्रेड होने चाहिए था बट ड्यू टू सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन छोटे होते रहते हैं तक क्रोमोसोम्स एंड DNA। सो इन दैट केस इसी को एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोला जाता है। सो इसके पास क्या रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया आप एक बार देखेंगे तो जैसे देखिए, तो पहला फिडेलिटी, प्रोसेसिविटी, क्लिनो फ्रैगमेंट, इनके बारे में बात कर लिए, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम और टेलोमियर। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला DNA यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया डेरिवेटिव 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो DNA पॉल 1 के बारे में पूछा गया था। सो टेलोमेरेज हैज एन एंजाइम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। ऑब्वियसली आप जानते हैं इस तरह का सवाल फिर से पूछा जा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, DNA से RNA बनता है। सो ऑब्वियसली RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी। सो उसके साथ साथ DNA पॉलीमरेज 1 जिसे 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया, अब 2025 में फिर से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि भाई टेलोमरेज के बारे में बताओ, टेलोमरेज में कौन सा एक्टिविटी पाया जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे अभी मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि पूछ लेगा कि DNA पॉलीमरेज 1 में क्या है क्या नहीं है। सो ऑब्वियसली DNA यहाँ पे बताया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक है एक्सोन्यूक्लियस, दोनों ही प्रेजेंट है, पर ये RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी नहीं है, तो ये इट विल बी नॉट द राइट आंसर ऑप्शंस, बाकी सारे सही होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट, जो नहीं है लैक्स बोला है। एंड तो अगर DNA पॉल 1 के बारे में पूछ लिया तो इस बार टेलोमियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 21 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प द DNA टू ओवरकम द टेंशन जनरेटेड बाय अनवाइंडिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सो टोपोआइसोमरेज, सो DNA गाइरेज और टोपोआइसोमरेज 2 जैसे आप जानते हैं आराम से, ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2020 में कितने सारे क्वेश्चन पूछा गया बताइए। फॉर्मेशन ऑफ प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेंडर द सेल कॉम्पिटेंट फॉर एप्लीकेशन एंड इवेंट कॉल। चीज़ जानते हैं कि जैसे जब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है उस प्रोसेस में एक होता है, जैसे प्रूव आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, लाइसेंसिंग बोला जाता है जनरली उसको, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सवाल में से कुछ है 2021, 23, 24 का। अगर आप देखिए 2025 में मैं बताऊँगा टेलोमियर विल बी सुपर इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर क्वेश्चन बना नहीं, क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है, रेप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डेफिनेटली।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। अब ये डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म में कौन कौन सा एरिया आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, कॉज ऑफ डीएनए डैमेज। कॉज ऑफ डीएनए डैमेज में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर आप टॉपिक उठाए उसमें पहला आप एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए। कॉजेज़ ऑफ डीएनए डैमेज मैं आपको एक बार अपना पीपीटी में दिखा देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आसान होगा ट्रैक करना। क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा जाता है और डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो ये डीएनए डैमेज स्ट्रक्चर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता है, बट इट इज़ कोरिलेटेड विद जेनेटिक्स में अभी देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड अप्रोच। अब यहाँ से अगर कवर कर लेंगे तो उसमें ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन टाइप ऑफ। तो मेरा जो कहना है कि जैसे मोड्स ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन में छोटे मोटे पॉइंट्स जैसे टॉटोमेरिक शिफ्ट, कॉमन फॉर्म और एक रेयर फॉर्म होता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, एक होता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म और एक होता है एमिनो टॉटोमेरिज्म, एमिनो और इमिनो। अब एमिनो कीटोइनॉल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा थाइमीन, ये है कीटो और ये है इनॉल। गुआनिन में सेम जैसे, और ये साइटोसिन में एमिनो इमिनो, सो इट इज़ अ रेयर फॉर्म। इससे क्या होता है, बेस पेयरिंग ऑल्टरेशन हो जाता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, जैसे टॉटोमेरिक शिफ्ट इट विल लीड टू अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन में अभी जानते हैं कि प्यूरिन टू प्यूरिन और प्यूरिन टू पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन अगर हो, प्यूरिन टू प्यूरिन, और अगर पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन अगर हो, दैट विल बी नोन एज ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अगर प्यूरिन टू पायरिमिडीन हो, दैट विल बी ट्रांसवर्सन टाइप ऑफ म्यूटेशन, ट्रांसवर्सन टाइप ऑफ म्यूटेशन बोला जाएगा। इससे अलावा और क्या क्या है, नॉन सेंस, मिस सेंस, ये भी एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मिस सेंस, नॉन सेंस, साइलेंट, न्यूट्रल, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन। नॉन सेंस में क्या होता है, एक स्टॉप कोडॉन आ जाता है, स्टॉप कोडॉन यूए, यूजीए और यूएजी। ये जैसे मैंने बात किया, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ और ध्यान रखना पड़ेगा क्या, डीएमिनेशन का एक कंसेप्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर थोड़ा बहुत देखें 2024 का जो क्वेश्चन था, दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली कि which of the following is formed when the cytosine is deaminated। तो 2024 में ये सब पूछ लिया, तो आई होप ये रीजन फिर से नहीं पूछा जाएगा। साइटोसिन को अगर डिएमिनेट कर दे तो यूरासिल बनेगा। 5-मिथाइल साइटोसिन को, जो जनरली थाइमीन को अगर आप मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो 5-मिथाइल साइटोसिन होगा, और आप डीएमिनेशन करते जनरली ये थाइमीन बन जाता है। अब ये जो हो गया, ये तो आराम से हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ ये 2012, 13, 14 ये सब में पूछा गया है। 2024 में इस रीजन से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी कम है। फिर भी मैं पढ़ने के टाइम पे आप ध्यान रखिए, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया कि कॉजेस ऑफ डीएनए डैमेज एंड जो मैकेनिज्म होता है, केमिकल वाला जैसे आप देखिए ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे जैसे और एक है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से क्या होता है। सो एक ये क्या करता है, मिस पेयर विथ एडेनिन। गुआनिन क्या होगा, ये ऑब्वियसली गुआनिन। सो ये सारे जो कंपाउंड्स है ऑक्सीडेटिव रेडिकल डैमेज करके ये सब 8-ऑक्सी-7-8 डाईहाइड्रोक्सी डीऑक्सी गुआनिन बना देता है। उसके साथ साथ बेस एनालॉग क्या करेंगे, बेस एनालॉग जैसे क्या क्या है, दिखने में ऐसा है नॉर्मल बेस एनालॉग, जैसे थाइमीन जैसे है 5-ब्रोमोयूरासिल। ध्यान रख सकते हैं कि फट से क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई बताओ कि बेस एनालॉग का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये किसका बेस एनालॉग है, 5-ब्रोमोयूरासिल। ठीक है। अब जैसे और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एल्काइलेटिंग एजेंट में EMS, इथाइल मेथाइल सल्फोनेट। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये जेनेटिक्स में भी आपको काम में आ जाएगा, है ना। नाइट्रस एसिड डीएमिनेशन कर देता है, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो म्यूटाजेन है उसके बारे में भी जानकारी रखना। जो आपकी एक है कि पहला आप खुद से कर लेंगे कि कौन सा टाइप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, एल्काइलेशन कर देता है। सो ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट का नाम बताओ, प्रोफ्लैविन और एक्रिडिन ऑरेंज। एडक्ट फार्मिंग एजेंट क्या क्या होता है जो एडक्ट बना देते हैं, जैसे आपका जो क्या करता है, जैसे टू एग्जाम्पल आर एसिटाल्डिहाइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एमीन, एडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, जुड़ जाता है, कोवैलेंटली बाइंड्स टू डीएनए, इसको एडक्ट बोला जाता है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट लाइट एक नॉन आयोनाइजिंग टाइप रेडिएशन होता है, सभी लोगों को पता है। ये एनर्जी स्पेक्ट्रम भी पूछा गया है बहुत बार, ये डीबीटी बेट 2024 का ही सवाल है, आप जैसे देख सकते हैं। सो कंसेप्ट कहीं कहीं इधर उधर करके फैला के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक साथ थाली में तो परोस के नहीं देगा।
तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन से जो पढ़ते आते हैं 11, 10, 11, 12, एक तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप अचानक से बीएससी या एमएससी करने नहीं आ गए। सो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एनसीईआरटी का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग एनर्जी। सो यूवी जो है, यूवी जो आपका है, जैसे जानते हैं एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्सरे, गामा, कॉस्मिक का है। यूवी में क्या होता है, यूवी इज़ ए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, लेस एनर्जी देन द आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑब्वियसली। तो क्या कर देता है, थाइमिन डाइमर बना देता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करता है, डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर देता है और फ्री रेडिकल जनरेट करता है, फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। यहाँ पे क्या मैंने बात किया अभी, थाइमिन डाइमर यूवी लाइट से बनता है, और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है और पायरिमिडिन डाइमर, अपार्ट फ्रॉम दैट थाइमिन इट ऑल्सो क्रिएट अदर टाइप ऑफ पायरिमिडिन डाइमर्स। ठीक, अच्छा और क्या है, अच्छा और जो सिंगल कुछ म्यूटेशन है, जो मिससेंस, नॉनसेंस, इंसर्शन, डिलीशन, इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो जैसे डिलीशन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेल बायोलॉजी के शायद गैडबी में मैंने बात किया था, फिनाइल 508, ये एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन है, डिलीशन म्यूटेशन, फिनाइल 508 से डिलीट हो गया तो क्या होता है, इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। क्लोराइड आयन चैनल काम करना बंद कर देता है। मार्फन सिंड्रोम्स, एकोंड्रोप्लेसिया, दिस आर द एग्जांपल, मिससेंस, वेरी मतलब ऐसा है कि आप मान सकते हैं कि जितने बार अगर एग्ज़ाम देना जाए तो ये जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट को बिल्कुल ऑमिट मत करके जाइए, आपको बहुत मदद करेगा ये सब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आज पढ़े कल भूल जाएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। एक ही सीक्रेट है, सभी लोग बताएंगे, फिर से मैं भी बता रहा हूँ। हंटिंगटन डिजीज़, मोर देन 40 रिपीट्स ऑफ CAG सीक्वेंस इन हंटिंगटन जीन। अब आइए टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज में। तो अभी हम लोगों ने जब बात किया, किसके बारे में बात किया, डीएमिनेशन, ये कंसेप्ट पूछ लिया, सो यू कैन ओमिट दिस कंसेप्ट। उसके साथ साथ कॉजेस ऑफ डीएनए डैमेज, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, जो आपको जेनेटिक्स में भी काम आएगा, जेनेटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है, काम आएगा। उसके साथ साथ अब आइए टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर एंड रिलेटेड एंजाइम। यहाँ से आपका पॉइंट शुरू होता है। पूरा प्रोसेस में आप जब देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, सारे जो प्रोसेस हैं, जैसे ये जो चार्ट है, ये सब चार्ट का आपको सारा काम हो जाएगा। जैसे मिसमैच रिपेयर सिस्टम में कौन कौन सा एंजाइम काम करता है, म्यूट एस एच एल, डीएनए पॉलीमरेज 3, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये हो गया मिसमैच रिपेयर। अच्छा और क्या, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, एपी एंडोन्यूक्लियस, बेस एक्सटेंशन रिपेयर पाथवे में काम करता है। डायरेक्ट रिपेयर में डीएनए फोटोलाइज, पायरिमिडिन डाइमर को हटा देता है, एल की बी प्रोटीन 1 मिथाइल गोनिन 3 मिथाइल साइटोसिन को रिपेयर करता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर में एबीसी एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज काम करता है। क्या मैंने बात किया अभी एंजाइम के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर एंड रिलेटेड एंजाइम, सो द चार्ट विल बी फॉलोड बाय यू। कोई भी एग्जाम देने जाए ये चार्ट ध्यान रखिए, और इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीबीटी 2020 का क्वेश्चन है, इज इन्वॉल्व इन द रिपेयर। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, ये चार्ट डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इज रिपेयर इन्वॉल्व इन बेस एक्सटेंशन रिपेयर पाथवे। सो 2024 में जो क्वेश्चन बनेगा, क्या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है। अगर ये रीजन से म्यूटेशन से, अगर ये रीजन से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई डीएमिनेशन से क्या बनता है, तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि भाई उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म। उसके साथ साथ अब जो इम्पोर्टेंट और आएगा, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम, दैट इज डिजीजेज दैट आर को रिलेटेड विथ, ये चार्ट हैं, पीपीटीज हैं, सब जगह आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरा ही पीपीटी फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब आइए आपको दिखा देता हूँ, ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम बहुत बार रिपीट हो चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे में अगर गड़बड़ी हो, दैट विल द कॉन्सिक्वेंस विल बी ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम। ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप डिसऑर्डर होता है। उसको छोड़ के और क्या, कोकेन सिंड्रोम, जैसे ट्रांसक्रिप्शन कापल न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे अगर काम ना करे, उससे क्वेश्चन बन सकता है। एटलीस्ट अगर नाम थोड़ा बहुत अगर जानेंगे ना, अब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इट्स बेटर टू एटलीस्ट नो द कंसेप्ट रादर देन यू जस्ट पास दैट होल पार्ट, छोड़ देते हैं भाई बाद में देखा जाएगा। एक बार देख लीजिए, याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं है तो ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम तो सबको याद होना चाहिए,
बाकी ये कोकेन सिंड्रोम, वार्नर सिंड्रोम, थोड़ा बहुत नाम जानकारी पता होने चाहिए। अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव है तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा उस हिसाब से। सो मैंने बात कर लिया आपको, जैसे यहाँ पे बताया जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे में यूवी डैमेज डीएनए में के वजह से होता है। डीबीटी 2013 बहुत सालों से क्वेश्चन ही पूछा गया है 2025 के लिए, सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। ये रहा डिजीज कॉज बाय द डिफेक्ट ऑफ डीएनए रिपेयर पाथवे। यहाँ पे 2 स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे 1 स्टार लगा लीजिए, बस आपका काम हो गया। अब आते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। छोटा पोर्शन है, 1-2 सवाल ही पूछा गया है, बहुत भाष नहीं है, सीएसआर के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखा जाएगा कि व्हाट आर द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोकैरियोटिक इन यूकैरियोटिक फैक्टर जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है। एक आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये रहा आपका चार्ट। पेज नंबर 351 ऑफ वाटसन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। सो ये जैसे हैं रे के प्रोटीन क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है। ये यूकोलाई का काउंटर पार्ट यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, जैसे RAD51, SPO11, रेक BCD एंजाइम, रब ए रब बी कॉम्प्लेक्स, ये हॉलिडे जंक्शन को रिजॉल्व करने में मदद करता है। बस इतना ही कर लेंगे, मोर देन इनफ। मैं लिख के दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर पूछा गया होगा तो अब रब ABC यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। तो जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, रे के का काम बताओ भाई, आप क्या है बताइए। रे के प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन, ये 2024 का सवाल है। आपको लगेगा कहाँ से क्या पूछ रहा है। सो आसान टॉपिक्स ही हैं, आप आराम से ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट पेज नंबर 351 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कुछ इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस पोर्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस समझ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपने देख लिया कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन में। ये भी बहुत आसान है भाई, इसमें तो आप पेटेंटेड सवाल पूछ सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा फैक्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर। तो एक एक करके मैं आपको ये भी पीपीटी से भी दिखा देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन में आप जब देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सभी लोग जानते हैं। सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर स्पेसिफिसिटी में मदद करता है, तो इसलिए मैंने पहला ही पॉइंट रखा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर, टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जीन रेगुलेशन में भी पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर। अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे एकदम लास्ट में। मैंने बहुत बार देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन गैडबी में पूछा गया है, जैम में भी पूछा गया है, बाकी एग्जाम में भी पूछा गया है। सिग्मा फैक्टर्स इन इकोलाई, सिग्मा 70 सभी लोग जानते हैं, 70 किलो डाल्टन का प्रोटीन है, एंड इट इज़ हाउस कीपिंग जिसको बोला जाता है, मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है। हीट शॉक सिग्मा 32, सिग्मा 54, सेलुलर नाइट्रोजन लेवल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब में मदद करता है। ये हो गया आपका 7 सिग्मा सब यूनिट्स ऑफ इकोलाई, सिग्मा फैक्टर्स इन इकोलाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेबल 26 फ्रॉम लेलिंजर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्मा 54, सिग्मा 32 एंड सिग्मा 70 सभी लोग जानते हैं। और अगर थोड़ा बहुत एडिशनल करना चाहते हैं, ये केमोटैक्सिस वाला सिग्मा 28 के बारे में ध्यान रख सकते हैं। सो हमने अभी बात किया किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर, सिग्मा 70, सिग्मा 32, सिग्मा 70 जो सभी लोग हाउस कीपिंग होता है, सिग्मा 32 एंड 28 के बारे में हमने बात किया। दैट इज़ ऑल, आपका काम हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, दैट इज़ सिग्मा फैक्टर के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ये प्रोकैरियोट में बहुत आसान फिनोमेना है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, सब आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए सब एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, दैट इज ऑल। सो दिस इज बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। कोर एंजाइम किसको बोला जाता है, होलो एंजाइम किसको बोला जाता है, सब सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है। रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर, दैट इज योर अटैचिंग, सो प्रोमोटर स्पेसिफिसिटी में मदद करता है ताकि बाइंड हो पाए। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। अब जैसे ये प्रोकैरियोटिक वाला फिर से आऊँगा, उससे पहले यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। क्या कि भाई बताओ कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसिस है। प्री आरएनए जैसे 20S आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, राइबोसोम कंपोनेंट्स में। 5.8S आरएनए, 18S आरएनए, ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं राइबोसोम का कंपोनेंट। उसके साथ साथ आरएनए पॉली2, एमआरएनए, siRNA, miRNA। हाईलाइट कहाँ पे होगा, जो पूछा गया है उन्हीं पूछेगा। सभी लोग जानते हैं RRNA कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। 5.8S RRNA कौन बनाता है, आधे लोगों को पता नहीं कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए नीचे देखिए,
यहाँ पे पूछा गया है भाई बताओ कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, डीबीटी 2022 डीबीटी 2020। अब बताइए 2 साल बाद फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या क्या बनाता है, mRNA बनाता है, mRNA बनाता है, और क्या क्या बनाता है, siRNA बनाता है, mRNA बनाता है। डायरेक्ट एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आरएनए पॉल 2 हो गया तो ऑब्वियसली, और अगर थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करेगा तो पॉल 1 से 5.8 ये सारा आरएनए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। 5S आरएनए अब ये खेला अभी शुरू हुआ है, 5S आरएनए कौन बनाता है। सो कन्फ्यूजन के लिए 1.8 ही काफ़ी है। एक पूछ लेगा 5.8 आरएनए मैच द फॉलोइंग में, और एक पूछ लेगा 5S आरएनए। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सारे लोग, होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ट देख लीजिए, आपका ये लॉरिस से लिया गया चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका काम बन जाएगा। उसके साथ साथ ये फंक्शन भी ध्यान रखिए, जैसे 7S आरएनए सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल फॉर इंसर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकुलर जो आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग में मदद करता है। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करता है। सो दीज आर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने भी आपको दिखा दिया। उसके साथ साथ जैसे 2022 या 24 में 23 में भी नहीं पूछा है, 24 में भी नहीं पूछा है, अब 2025 के लिए VVI सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, आपको आराम से यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। सो ये रहा टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड देयर सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट माय वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा एमिनेटिन सेंसिटिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। अब जैसे देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ये जो पार्ट है इसको आप आरएनए पॉल 1, पॉल 2 एमाइनोफाइलाइड्स, ये जो मशरूम है इससे आइसोलेट किया जाता है, कुछ ऐसा दिखने में ये कंपाउंड है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 क्या बनाता है, सेलुलर आरएनए सिंथेसाइज, मैच्योर आरएनए सिंथेसाइज, ये चीज़ें बनता है। सो दिस आर द प्रीकर्सर, जैसे इसका प्रीकर्सर है, और ये मैच्योर आरएनए क्या रोल प्ले करता है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सो पॉल 2 सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, फॉलोड बाई पॉल 3, एंड लगभग इनएफेक्टेड होता है पॉल 1। सो ये रहा मैक्सिमम एक्टिविटी। तो अगर लेस कंसेंट्रेशन ऑफ अल्फा एमिनेटिन में इनिबिट हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, आरएनए पॉल 2। हायर कंसेंट्रेशन में इनिबिट हो रहा है तो आरएनए पॉल 3। क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन है पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 अल्फा एमिनेटिन सेंसिटिविटी, डीबीटी 2012, डीबीटी 2017, फिर से 1-2 साल बाद फिर से भी शायद पूछा गया है। पॉल 1, पॉल 2 अल्फा एमिनेटिन इनिबिट्स पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। सबसे ज़्यादा किसको इनिबिट कर रहा है, सबसे ज़्यादा पॉल 2 को इनिबिट कर रहा है। सो आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा पॉल 2 को इनिबिट कर रहा है, फॉलोड बाई पॉल 3, एंड सबसे कम पॉल 1। वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए पॉलीमरेज पॉल 2 सबसे ज़्यादा इनिबिट होता है। तो दैट विल बी योर आंसर। 2025 के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर, इन्फॉर्मेटिव है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, आपको ध्यान रखने के लिए आपका काम बन जाएगा। सो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अल्फा एमिनेटिन और सेंसिटिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब आइए उसके बाद जब ये हो गया, अब आते हैं प्रोकैरियोटिक में, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अच्छा, बैक्टीरियल प्रोमोटर में अगर कोई पूछे तो ये प्रिमना बॉक्स का आंसर पूछा जा सकता है, कॉन्सेंसस सीक्वेंस बोला जाता है, जैसे -10 और -35 रीजन आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी बाइंड करता है, -10 और -35 रीजन। और अल्फा सी टर्मिनल डोमेन इंटरैक्ट करता है आगे, जो आपका अल्फा सी टर्मिनल डोमेन है अल्फा सब यूनिट का, दैट इंटरैक्ट्स विद द ये जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस है उसके आगे जो प्रोमोटर रीजन है उसके ठीक आगे एक्टिवेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इसको प्रिमनाव बॉक्स बोला जाता है। और उसके साथ साथ मैकेनिज्म सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेशन में रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट, एक बार ध्यान रखिए, एक बार छोटा सा क्वेश्चन शायद पूछ लिया गया था, मैं एक बार बता दिया यहाँ पे। रो फैक्टर डिपेंडेंट, इसलिए रो डिपेंडेंट बोला जाता है। और रो इंडिपेंडेंट में कोई रो फैक्टर काम नहीं करता है। यहाँ पे एक ये लूप बनता है, हेयरपिन लूप, जो डिसोसिएट हो जाता है ड्यू टू वीक इंटरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रोमोटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एक बार चाहे तो देख सकते हैं, बट वरना बस जस्ट ओवरव्यू, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। अब आइए, ये 1 2 3 हो गया, 4 चौथा। अब आइए आरएनए पॉल 2 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स।
अब ये चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूँगा वाटसन का बुक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वाटसन का बुक खोलिए, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोम दैट इज़ योर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में सबसे बढ़िया है, अगर पिक्टोरियल व्यू आपको देखना है, जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से ही बताए हैं। सो RNA पॉल 2, पॉल 1, पॉल 3, उसके खासियत में आप ये जैसे मैं बात कर रहा था, आप एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बताओ कि आप एलिमेंट के साथ कौन इंटरेक्ट करता है। -10 -35 कॉन्सेंसस सीक्वेंस अल्फा सी टर्मिनल डोमेन, आप एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। RNA पॉल 2, RNA पॉलीमरेज का सी टर्मिनल, ये पॉल 2 बोलना गलत है, दिस इज फॉर इन केस ऑफ सिग्मा फैक्टर इंटरेक्शन। हेलिक्स टर्न हेलिक्स रहता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। 2 हेलिक्सेस विद द रीजन फॉर 4 2 एन रीजन है, जैसे 2 और 4 रीजन में डिवाइड कर दिया गया ना भाई, ये देखो सिग्मा 2 एंड सिग्मा 4 कैसे इंटरेक्ट करता है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स, कॉमन DNA बाइंडिंग मोटिव इज नोन एज हेलिक्स टर्न हेलिक्स, इंपॉर्टेंट है एज इट इज़, ध्यान रखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब ये जो है, ये जैसे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। सो RNA पॉलीमरेज 2 फॉर्म से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विद जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो टाटा बॉक्स वाला है ना, अब ये हर जगह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भाई टाटा बॉक्स क्या है, टाटा बॉक्स क्या है। सो टाटा बॉक्स इज इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड इन द प्रोमोटर रीजन। क्या है इसमें, अब जैसे 2022 का क्वेश्चन है, देखिए लगातार 2022 में इसी रीजन से क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर कोई टॉपिक इन लोगों को पसंद आया जाए, बैक टू बैक सेम ईयर में बैक टू बैक सवाल पूछ लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स RNA पॉलीमरेज फॉर्म द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन एसोसिएशन विद, एज इट इज़ बुक से उठाया गया सवाल है कि भाई बताओ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। TF2D, TF इज जनरली मीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर पॉल 2, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D, फॉलोड बाय ये किसके साथ बाइंड करता है, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। द अदर सबयूनिट द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड टाटा बॉक्स एसोसिएटेड फैक्टर, जिसके साथ साथ TF2D और क्या क्या आता है फॉलोइंग ऑर्डर, डी जैसे टाटा बॉक्स के साथ हो गया, सो DABFEH, DABFEH, ABFEH कैसे याद करेंगे, DABFEH, देखिए DABFEH, TF सेकेंड D पहले आया, उसके बाद ABFEH, ध्यान रखिए। ये रहा टाटा बॉक्स, ये पहले जैसे देख सकते हैं DAB टाटा बॉक्स D के साथ TB के साथ बाइंड करके टाटा बॉक्स के साथ जोड़ रहा है। दिस वाइज इसी का क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ D कहाँ पे D दिख रहा है, आप वहाँ पे टिक कर लीजिए, DABFEH। ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इस रीजन से। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइए, बहुत आसान होगा। सो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए ये डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट एंड मोटिव 10 एलिमेंट, इसके बारे में ये भी आपको वाटसन में ही मिल जाएगा। जैसे देखिए इसके आगे पीछे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ ये। सो ये है पॉल 2 का कोर प्रोमोटर रीजन। सो टाटा बॉक्स ऑब्वियसली प्रोमोटर रीजन में जहाँ पे आपका RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। इन दिस पार्ट these are TBP2 रिकॉग्निशन एलिमेंट्स, जैसे टाटा बॉक्स बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड 2B DABFEH, ऐसे जब आप सीक्वेंस वाइज में देखेंगे तो ये B रीजन बाइंड कहाँ पे करेगा, है ना। तो ये है TF2B बाइंडिंग रीजन, जैसे ये रहा TF2 रिकॉग्निशन एलिमेंट जहाँ पे TF2B आके बाइंड करता है। ये है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। उसके साथ साथ और क्या क्या है, डाउनस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम जैसे DP डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट नोन एज DP DC एंड मोटिव 10 एलिमेंट MT। क्या क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मोटिव 10 एलिमेंट क्या मैं अभी बताया, नाम भी ध्यान रखिए, मोटिव 10 एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, इनिशिएटर रीजन। So these are all placed. So for example, promoter typically have either Tata element or downstream promoter element, but not both. अब यहाँ पे भी टिपिकली प्रोमोटर इंक्लूड सम सबसेट्स ऑफ दिस एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि सारे ही पाए जाएंगे। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्ट को पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, डिटेल में ज़्यादा टाइम हो रहा है। पेज नंबर 448 ऑफ योर
दिस आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड करता है, कोर प्रोमोटर और पॉली2 कैसे काम करता है इन यूकैरियोटिक केस में, आप ध्यान रखिए यहाँ से पढ़ लेने के लिए। सो ये पार्ट आपको पेज नंबर 448 एंड फॉलोड बाय उसके नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं, पोर्शंस हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। उसके साथ साथ क्या ही बोलूँ, मतलब इतना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, छोड़ना ही मुश्किल है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सी टर्मिनल टेल ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज। अब जब देखेंगे ये जो है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी टर्मिनल टेल है जिसमें ये ISPTSPS ये रिपीट पाया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं सेरीन 5 में अगर ये फॉस्फोरेट हो रहा है, सो दैट विल बी द योर कॉन्सिक्वेंस विल बी ऑफ प्रोमोटर एस्केप, और आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर कैपिंग में मदद करते हैं सेरीन 5 में अगर फॉस्फोरिलेट होगा। अगर इलोंगेशन स्टेप होना चाहिए तो सेरीन 2 में फॉस्फोरिलेट होता है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग। सो आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम आर रिक्रूटेड बाय द सी टर्मिनल टेल ऑफ पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉल2 के सी टर्मिनल में ये मॉडिफिकेशन होता है। सो ये पार्ट भी आप ध्यान रखा कीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल डोमेन ऑफ पॉलीमरेज, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ और ध्यान रखना है क्या, ट्रांसक्रिप्शन में अब नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट चीज़ें आते हैं दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें आता है पॉलीआर्डिनलेशन, लिनिंजर, पॉली ए पॉलीमरेज। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है जो टेम्पलेट के बिना काम करता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम का नाम बताइए, पॉली ए पॉलीमरेज। स्प्लाइसिंग में ऑब्वियसली जानते हैं स्प्लाइसिंग। अच्छा, कैपिंग वाला पार्ट पोर्सन यहाँ पे कहा गया, कैपिंग का भी मैं बता देता हूँ, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अच्छा, कैपिंग यहाँ पे नहीं है, कैपिंग का भी मैं बता देता हूँ। कैपिंग का भी एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल 5' टू 5' कैप लिंकेज होता है। ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग होने से पहले एक बार यहाँ पे कैपिंग के बारे में मैं बात कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए इंफॉर्मेशन फ्लो, दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आरएनए मेटाबॉलिज्म। अच्छा, यहाँ पे डीएनए मेटाबॉलिज्म, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अच्छा, 5' जो कैपिंग वाला कंसेप्ट है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन में हम आ गए। हाँ, ये जो कैपिंग है दैट इज़ 5' टू 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। कौन कौन सा एंजाइम है चाहे तो एक बार देख सकते हैं, पेज नंबर 107 ऑफ लिनिंजर। और फॉस्फोहाइड्रोलेज, गुआनिल ट्रांसफरेज, गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, 2 मिथाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है वो एडोमेथ से आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5' टू 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज है। सो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिए कहाँ से डिराइव होता है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएटेनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आरएनए एडिटिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग फैक्टर कौन कौन सा है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्लाइसिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ये सेल स्प्लाइसिंग वाला जो कंसेप्ट है। आरएनएजाइम, राइबोजाइम, मतलब आरएनए खुद कैटालिसिस कर सकते हैं, उसको ग्रुप 2 इंट्रॉन पर डाला जाता है। उसके साथ साथ कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। आरएनए एडिटिंग, साइटिडीन डीएमिनेज एंजाइम का नाम याद रखिए, एपोलाइपोप्रोटीन, आरएनए एडिटिंग बाय गाइड आरएनए, दैट इज सफिशिएंट फॉर। आप आरएनए एडिटिंग से अगर 1-2 सवाल पूछ ले तो ये एपोलाइपोप्रोटीन एक का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। साइटिडीन डीएमिनेज, और चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बात करूँगा। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से डिफरेंट, जैसे कैल्सिटोनिन का एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे ये ब्रेन में और ये थायराइड में ये ओवरलैप हो गया, ब्रेन में थायराइड में अलग अलग 2 प्रोटीन बन सकता है। सो ये जहाँ ये ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट आप चाहते एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये जहाँ कैल्सिटोनिन यानी ये CGRP, दैट इज़ इन रैट, जो अलग अलग पोजीशन में ब्रेन में और थायराइड में ये सेम, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से ही अलग अलग जगह पे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के हिसाब से जो प्रोटीन है दैट विल बी डिफरेंट। सो ये रहा ये पार्ट। अब और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो है आपका दैट इज़ जो यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया, पेज नंबर 420 ऑफ लॉरिस। अब जैसे देखिए पेज नंबर 420 ऑफ लॉरिस, सेल ग्रोथ ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल 420। अच्छा, मैं एक बार फट से लेके चला जाता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है, अभी सिग्मा फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर लिया, फिर भी आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 यूकैरियोट, बहुत डिटेल नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या मैंने बताया। कोशिश कर रहा हूँ मैं समराइज़ करने का, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आप थोड़ा अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपको मदद हो एग्ज़ाम हॉल में। 420 ये रहा आपका
ये जो चार्ट है, अब इस चार्ट को बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। फंक्शंस, आरएनए डिस्कस इन चैप्टर 10, जैसे एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, एचएनआरएनए, प्रीएमआरएनए, ये सब का काम क्या है, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आरएनए स्प्लाइसिंग फंक्शन और डिफरेंट लाइक एमआरएनए, लाइक एसएनओआरएनए, एसआईआरएनए, एसएनआरएनए। बस इतना ही ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी बात किया क्या क्या पूछा जा सकता है। सो ये मोर देन इनफ है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 5 प्राइम टू कैप, आधे लोग पढ़ के नहीं जाएंगे कि भाई कहाँ से, मैं पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, ऑलरेडी पूछ चुका है। सो आपका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि भाई एटलीस्ट ये सब तो पढ़ के रखो कि ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग कैसे होता है। ये जैसे मैंने अभी बताया कि राइबोजाइम, ये गैट बी में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप 2 में। सो डेफिनेटली मस्ट डू पोर्शन है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, जिसको आरएनए एंजाइम और राइबोजाइम से बोला जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल है, आप एक बार ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स आपको छूटना नहीं चाहिए, आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैंने अभी इस वीडियो में हमने 2 पोर्शन के बारे में बात किया, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बारे में ट्रांसलेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय टूल्स एंड टेक्निक, मतलब मेथड्स इन बायोलॉजी वाला पोर्शन भी हम लोग बात करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पार्ट 1 ऑफ वीडियो था। ये वीडियो अच्छे से आप कंप्लीट करके देखिए। और कोई डाउट दिक्कत रहेगा कमेंट करके पूछ लीजिए, क्या क्या रीजन है, क्या क्या बुक मैंने फॉलो किया, आपके सामने सारे मैंने दिखा दिया है। उससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और लगे रहिए, आराम से हो जाएगा एग्ज़ाम, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।